नमस्कार दोस्तों, संप्रेषण श्रृंखला के इस 8वें विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो न केवल हमारी शिक्षा बल्कि हमारे पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन की एक बहुत ही ठोस नींव है, लिखित संप्रेषण, जिसे हम अंग्रेजी में रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम इसके सैद्धांतिक मॉडलों से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसके व्यावहारिक उपयोग तक हर एक पहलू को गहराई से समझने वाले हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो हर किसी के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय में प्रवेश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि आज के इस व्यवस्थित सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी चर्चा मुख्य रूप से इन 6 बिंदुओं पर केंद्रित होगी। सबसे पहले लिखित संप्रेषण का अर्थ, फिर इसकी विशेषताएं, इसके प्रमुख प्रकार, शिक्षा और व्यवसाय में इसका उपयोग, इसके लाभ और सीमाएं, और अंत में इसे प्रभावी बनाने में आने वाली बाधाएं। तो चलिए पहले खंड से शुरुआत करते हैं। लिखित संप्रेषण का वास्तविक अर्थ क्या है? जरा सोचिए, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे बोले गए शब्द हवा में बस कुछ ही पलों के लिए रहते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, है ना? लेकिन जब हम उन्हीं शब्दों को कागज पर या स्क्रीन पर लिख देते हैं तो वो एक स्थायी, सुरक्षित रिकॉर्ड बन जाते हैं। लिखित शब्द समय और दूरी दोनों की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर जाते हैं। यदि इसे तकनीकी रूप से परिभाषित किया जाए तो लिखित संप्रेषण का सीधा सा तात्पर्य है लिखित भाषा और प्रतीकों के माध्यम से सूचना, विचारों, निर्देशों या भावनाओं का आदान प्रदान करना। इसमें कागज पर लिखे गए पत्र या पुस्तकें तो आती ही हैं, साथ ही आधुनिक युग के ईमेल और डिजिटल दस्तावेज भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि विचार की यात्रा केवल शब्द लिख देने भर से पूरी नहीं होती। ये संप्रेषण तभी सफल माना जाता है जब पढ़ने वाला व्यक्ति ठीक उसी अर्थ को उसी रूप में समझे जो भेजने वाले के मन में था। और ये बात विद्वान रॉजर्स और किंकेट के इस सिद्धांत को कितनी बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। उनका मानना था कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भागीदार आपसी समझ तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के साथ जानकारी का निर्माण और साझा करते हैं। इसका मतलब है कि लिखित पाठ केवल एक तरफा जानकारी फेंकना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वास्तव में दो लोगों के बीच या एक संस्था और उसके पाठकों के बीच आपसी समझ विकसित करने का एक मजबूत पुल है। अगर दोनों पक्षों में ये समान समझ विकसित नहीं हुई तो पूरी संप्रेषण प्रक्रिया अधूरी ही रह जाती है। अब कोई भी प्रभावी लिखित संदेश रातों रात या जादू से तैयार नहीं होता। ये एक बहुत ही क्रमिक और व्यवस्थित प्रक्रिया से गुजरता है। सबसे पहले आता है नियोजन या प्लानिंग, जहां हम सोचते हैं कि क्या लिखना है और क्यों लिखना है। फिर आता है प्रारूपण, जहां हम विचारों को वाक्यों का रूप देते हैं। इसके बाद संशोधन आता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं। फिर होता है प्रेषण, यानी संदेश को भेजना, और अंत में प्रतिक्रिया, जहां पाठक उसे पढ़ता है और अपना जवाब देता है। शैनन और वीवर का एक बहुत प्रसिद्ध मॉडल है जो बताता है कि इस पूरी प्रक्रिया के बीच में शोर यानी नॉइज बाधा डाल सकता है। अब लिखित रूप में इस शोर का क्या अर्थ है? इसका मतलब है अस्पष्ट भाषा, वर्तनी की गलतियां या खराब स्वरूपण जो अर्थ का पूरा अनर्थ कर सकते हैं। आइए अब दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, जो ये बताता है कि हमारा लिखा हुआ संदेश असल में काम कैसे करता है, यानी प्रभावी संप्रेषण की विशेषताएं। वास्तविक दुनिया में किसी भी लिखित संदेश को सफल बनाने के लिए हमें प्रभावी लेखन के इन 6 सीज के सिद्धांत को अपनाना ही होगा। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है स्पष्टता, क्लैरिटी। हमारी भाषा बिल्कुल सरल और सीधी होनी चाहिए। दूसरा, पूर्णता, कंप्लीटनेस। आधी अधूरी बात नहीं, बल्कि पाठक को निर्णय लेने के लिए आवश्यक सभी जानकारी उसमें होनी चाहिए। तीसरा है संक्षिप्तता, कंसाइजनेस। इधर उधर की बातें करने के बजाय सीधे मुख्य बिंदु पर आना। चौथा, शुद्धता, करेक्टनेस। व्याकरण या तथ्यों में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती भी पूरा अर्थ बदल सकती है। पांचवा है संबद्धता, कोहेरेंस। वाक्यों के बीच एक तार्किक प्रवाह होना चाहिए ताकि पढ़ने वाला भटके नहीं। और अंत में शिष्टता, कर्टसी। हमारे शब्द हमेशा सम्मानजनक होने चाहिए। इनमें से किसी एक को भी नजरअंदाज किया गया तो समझ लीजिए आपकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ सकती है। लॉकर और कैग्जमारेक का ये दृष्टिकोण हमें इस पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। वे कहते हैं कि कार्यस्थल पर सफल लेखन के लिए दर्शकों, उद्देश्य, संगठन, शैली और दस्तावेज के डिजाइन पर ध्यान देना आवश्यक है। यानी सिर्फ स्क्रीन पर शब्द टाइप कर देना ही काफी नहीं है। एक लेखक के तौर पर हमें ये सोचना ही होगा कि हमारा पाठक इस संदेश को किस तरह से लेगा, उस समय उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी और वो हमारे शब्दों की क्या व्याख्या करेगा। अब चलते हैं तीसरे खंड पर, जहां हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में
हम संप्रेषण के किन प्रमुख प्रकारों का उपयोग करते हैं? आइए इन दैनिक व्यावसायिक प्रारूपों की एक तुलनात्मक समीक्षा करते हैं। सबसे पहले ईमेल। ईमेल हमें तीव्र गति तो देते ही हैं, साथ ही एक पक्का दस्तावेज भी प्रदान करते हैं जिसे भविष्य में खोजा जा सकता है। इसके विपरीत प्रतिवेदन, जिसे हम रिपोर्ट्स भी कहते हैं, ये गहन विश्लेषण और बड़े निर्णय लेने के लिए होते हैं। इसीलिए प्रतिवेदन की संरचना बहुत अधिक औपचारिक होती है। फिर आते हैं संदेश, जो बहुत ही त्वरित जानकारी देने के लिए होते हैं। और अंत में टिप्पणियां या नोट्स, जो हमारी स्मृति को ताज़ा रखने और भविष्य के कार्यों को व्यवस्थित करने का एक बहुत ही शानदार और व्यक्तिगत साधन है। अब यहाँ जो उदाहरण है वो बहुत ही दिलचस्प है। गोफी और लोवी के सिद्धांत को समझते हैं कि हमें विशिष्ट क्यों होना चाहिए। एक अस्पष्ट ईमेल देखिए, फाइल जल्द भेजें। अब आप ही सोचिए, कौन सी फाइल, कितनी जल्दी? इससे कार्यस्थल पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा होगा। इसके विपरीत एक स्पष्ट ईमेल कुछ ऐसा होता है, कृपया आज शाम 4 बजे तक संशोधित प्रोजेक्ट प्रतिवेदन भेजें। बिल्कुल स्पष्ट, सटीक, कार्रवाई करने योग्य। इसमें कोई संदेह ही नहीं बचता कि सामने वाले को क्या चाहिए और कब चाहिए। और यही नियम डिजिटल संदेशों पर भी लागू होता है। मान लीजिए किसी ने केवल लिख दिया हो गया या डन। अब प्राप्त करने वाला उलझन में है कि आखिर क्या हो गया। इसके स्थान पर उपस्थिति पत्रक को अपडेट कर दिया गया है और टीम फोल्डर में साझा कर दिया गया है। ये कितना स्पष्ट है। विद्वान हार्गी ने इस पर एक बहुत ही सटीक चेतावनी दी है। उनका कहना है कि डिजिटल माध्यमों में सामाजिक स्थितियों और संदर्भ की भारी कमी होती है। इसलिए अगर हम संदर्भ नहीं देंगे तो भयंकर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। चार्ल्स बेंजामिन का ये विचार वास्तव में हमारी सोच के दायरे को बढ़ाता है। वो कहते हैं कि लेखन केवल जानकारी दर्ज करने का तरीका नहीं है, बल्कि हमारे विचारों को व्यवस्थित करने का एक तरीका भी है। तो अगली बार जब किसी महत्वपूर्ण बैठक में टिप्पणी ली जा रही हो, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ यंत्रवत नकल करना नहीं है। ये उन जानकारियों को अपने दिमाग में संसाधित करने और भविष्य के लिए तैयार होने की एक बहुत ही सक्रिय बौद्धिक प्रक्रिया है। चलिए अब चौथे खंड की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में इस लिखित संप्रेषण का क्या उपयोग है? इन दो विशिष्ट वातावरणों में तो लिखित संप्रेषण सफलता का सबसे बड़ा आधार स्तंभ है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्वान हाइलैंड बताते हैं कि लेखन ज्ञान को व्यवस्थित करता है और छात्रों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करता है। सोचिए, अगर किसी असाइनमेंट के निर्देश ही स्पष्ट न हो तो छात्र पूरी तरह से गलत दिशा में जा सकते हैं। वहीं व्यवसाय की दुनिया में लॉकर और कैग्जमारेक का मानना है कि यह योजना बनाने और जवाबदेही तय करने में मदद करता है। व्यवसायिक दुनिया में एक अस्पष्ट नीति या खराब लेखन के परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। ये निर्णयों में देरी कर सकता है और यहाँ तक कि संगठन के लिए करोड़ों का वित्तीय या कानूनी संकट भी खड़ा कर सकता है। अब 5वें खंड में हम बात करेंगे संप्रेषण के लाभ और इसकी सीमाओं की। किसी भी चीज की तरह दस्तावेजीकरण के भी अपने 2 पहलू हैं। मैकक्वेल के अनुसार लिखित संप्रेषण जानकारी को संरक्षित करने का सबसे मजबूत साधन है। इसके लाभ बिल्कुल साफ हैं। यह एक स्थायी रिकॉर्ड है, ये एक साथ हजारों लोगों तक पहुंच सकता है और ये जवाबदेही तय करता है। लेकिन इसकी कुछ गंभीर सीमाएं भी हैं। सबसे बड़ी सीमा यह है कि इसमें आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिलती। आपको इंतजार करना पड़ता है। ये समय लेने वाली प्रक्रिया है और सबसे अहम बात, इसके लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का पर्याप्त रूप से साक्षर होना अनिवार्य है। जोसेफ डेविटो का यह सिद्धांत हमें एक बहुत ही कड़वी लेकिन महत्वपूर्ण सच्चाई बताता है। वे कहते हैं, संप्रेषण में सामग्री और संबंध दोनों आयाम शामिल होते हैं। जब हम लिखकर बात करते हैं तो वहां हमारे चेहरे के भाव, हमारी मुस्कान या हमारी आवाज का वो नरम लहजा मौजूद नहीं होता। वहां सिर्फ शब्द होते हैं। और अगर वो शब्द जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे चुने गए हों तो वे अनजाने में ही हमारे महत्वपूर्ण पेशेवर और व्यक्तिगत संबंधों को हमेशा के लिए कमजोर कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने छठे और अंतिम महत्वपूर्ण खंड पर, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। अब तक हमने जो भी चर्चा की उसके आधार पर जरा सोचिए, हमारे लिखित संप्रेषण में ये शोर या नॉइज पैदा कौन करता है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई ईमेल पढ़ा हो और उसे पढ़कर स्थिति और ज्यादा उलझ गई हो, या कोई ऐसा प्रतिवेदन सामने आया हो जिसकी भाषा इतनी कठिन थी कि उसका असल अर्थ ही कहीं खो गया? यही वो शोर है जो संप्रेषण को विफल बनाता है। तो सबसे आवश्यक बात यह है कि एक लेखक के रूप में हमें इन बाधाओं को पहचानना होगा। ये बाधाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। खराब व्याकरण जो अर्थ का अनर्थ कर दे, अस्पष्ट शब्दावली जैसे जल्द ही। अब जल्दी का क्या मतलब है, 1 घंटा या 1 हफ्ता?
सूचनाओं का अत्यधिक बोझ, जहां एक ही संदेश में इतनी बातें कह दी जाएं कि पाठक चकरा जाए, ऐसा घना स्वरूपण जिसे पढ़ना आंखों के लिए कष्टदायक हो, और सांस्कृतिक अंतर, जहां एक ही शब्द के अलग-अलग संस्कृतियों में अलग मायने होते हैं। इन सब से बचने का एक ही अचूक तरीका है, हमेशा अपने पाठक के दृष्टिकोण से सोच कर लिखें। और इसी के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। इस प्रस्तुति को हम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ समाप्त करेंगे। आपके लिखे हुए शब्द आपके बोले गए शब्दों से कहीं अधिक समय तक जीवित रहते हैं। वो एक इतिहास बन जाते हैं। इसलिए इस कौशल पर महारत हासिल करना नितांत आवश्यक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस प्रस्तुति से आपको लिखित संप्रेषण की बारीकियों को समझने में बहुत मदद मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें, इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञानवर्धक चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कड़ी में एक और नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।